हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पीपल टीचर। तो कैसे आप सब? आशा कि सब बढ़िया होगा। जैसे आप सभी को पता है कि हम लास्ट प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। तो फिलहाल आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना साइकोलॉजी सेक्शन, जो कि हमारा 2022 का क्वेश्चन पेपर है। तो जो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन थे वो पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट के जो 15 क्वेश्चन हमारे बचते थे उनको हम आज डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा। व्हेन टू ऑपोजिट मोटिवेशंस अराइज एट द सेम टाइम एंड व्हेंस देयर सेटिस्फैक्शन एट द सेम टाइम इज कॉल्ड। जब दो ऑपोजिट मोटिवेशन एक ही टाइम पे उपलब्ध हो और हम उसको सेटिस्फाई करना चाहें सेम ही टाइम में, तो उसे क्या कहेंगे? ए है हमारे पास दिया हुआ फ्रस्ट्रेशन, और बी है हमारे पास दिया कॉन्फ्लिक्ट, सी है हमारे पास दिया हुआ मोटिवेशन, और डी है हमारे पास स्ट्रेस। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, कॉन्फ्लिक्ट। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 16। ये हमारा पर्सनैलिटी से आया हुआ है। तो ये आपके पास फर्स्ट ईयर में 4th यूनिट है जो पर्सनैलिटी वाली है, जहाँ से आपके पास हर साल क्वेश्चन आते हैं। देखो, जो क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का ज़्यादातर मोटिव से ही होता है कि हमारे को ये पता चले आखिर किस तरीके के क्वेश्चन हमारे से पूछे जाते हैं और कौन सा टॉपिक हमारे पास रिपीटेड है। तो पर्सनैलिटी वाले एक ऐसा टॉपिक है जो रिपीटेड है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करना। तो जो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पूछा गया था, विच इज़ नॉट अ पर्सनैलिटी टेस्ट, कौन सा हमारा पर्सनैलिटी टेस्ट नहीं है? तो ए हमारे पास दिया हुआ था यहाँ पे रोशा टेस्ट, और बी है हमारे पास दिया हुआ 16 PF क्वेश्चनेयर, और सी है हमारे पास दिया हुआ टैट, और डी है हमारे पास दिया हुआ बिनेस साइमन स्केल। तो जो यहाँ पे सही ऑप्शन है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर डी, बिनेस साइमन स्केल। तो अब हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, जो हमारे से पूछा गया था। यहाँ हमसे पूछा गया था, हु गेव द थ्योरी ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो मनोवैज्ञानिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? इस तरह के क्वेश्चन भी आपके पास बहुत बार पूछे गए कि आखिर किसने कौन सा सिद्धांत दिया है या किसके प्रतिपादन कौन है। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारा साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की थ्योरी थी ये हमारे को एरिक्सन ने दी थी। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, एरिक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर लेना क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपके पास पूछे जाते हैं। When was first psychological lab established in India? भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक की प्रयोगशाला कब स्थापित हुई थी? तो ये हमारी हुई थी 1916 में। इसका सही ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, 1916। और यहीं से आपके पास एक और क्वेश्चन भी बन सकता है कि आखिर कहाँ पे स्थापित हुई थी सबसे पहले। तो ये हमारी कोलकाता में स्थापित हुई थी। जो हमारी फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब एस्टैब्लिशमेंट हुई थी वो भी इंडिया की बात हो रही है, ये याद रखना आपको। इंडिया की बात हो रही तो 1916 में हुई थी और हुई थी हमारी कोलकाता में। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 19। ये हमारा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वाला जो टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ, जिसकी पर्सनैलिटी वाला था हमारा, इसमें एक चाइल्ड सेंटर्ड वाला है क्योंकि टॉपिक जो होते हैं ना उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है हिंदी मीडियम में हमारे पास, वो पूछा गया है, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया? आखिर जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन थी वो किस थिंकर के द्वारा एडवोकेटेड की गई थी? तो क्वेश्चन जो हमारे से पूछा गया था इंग्लिश मीडियम में वो था, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वाज एडवोकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर। तो जो हमारी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन थी वो हमारी दी गई थी जॉन डिवे ने। जो जॉन डिवे थे वो उसके समर्थन थे, उनके द्वारा एडवोकेटेड की गई थी। तो जो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, क्या पूछा गया था हमारे पास। तो ये हमारे एक प्याजे की थ्योरी, आपको पता है एक जो प्याजे है वो हमारे एक साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने बहुत ही बड़ा मतलब थ्योरी दी थी हमारे पास, किसके ऊपर? कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर इन्होंने वर्क किया हुआ है। तो प्याजे की थ्योरी ही हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर है हमारा। तो क्वेश्चन जो हमारे से पूछा गया यहाँ पे वो पूछा गया कि प्याजे विच स्टेज इज रिलेटेड टू एब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल थिंकिंग। आखिर प्याजे की कौन सी अवस्था मूर्त और तर्क चिंतन से संबंधित है? ए है हमारे पास सेंसरी मोटर स्टेज। देखो, सेंसरी मोटर स्टेज नहीं है क्योंकि सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा क्या है अपने सेंसेस के थ्रू समझता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी 5 सेंसेस है जो कि मेनली है, वैसे 6 है, पर जो 5 से मेन सेंसेस है उसके थ्रू जो बच्चा है सबसे पहले चीज़ों को समझता है। और लॉजिक वगैरह तो बिल्कुल नहीं होता क्योंकि ये वाली अवस्था ही हमारी बर्थ से लेकर 2 साल तक की होती है।
नेक्स्ट बात करें तो प्री ऑपरेशनल स्टेज, इस स्टेज में भी जो बच्चा है वो एब्स्ट्रैक्ट और लॉजिकल थिंकिंग के बारे में नहीं सोचता है, बल्कि इस स्टेज में सिर्फ बच्चा क्या है, लैंग्वेज को डेवलप करता है और ईगोसेंट्रिक हो जाता है थोड़ा इस स्टेज में बच्चा। और जो इसकी स्टेज है ये चलती है हमारी 2 से लेकर 7 वर्ष तक की होती है। सी है हमारे पास दिया हुआ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। हाँ जी, जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है यहाँ पे बच्चा हमारा एब्स्ट्रैक्ट और लॉजिकल थिंकिंग थोड़ी बहुत उसकी स्टार्ट हो जाती है। और डी है हमारे पास दिया हुआ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज में क्या है, बच्चा कॉन्क्रीट चीज़ों के बारे में समझता है, हाइपोथेसिस के बारे में समझता है, ऑल राउंड डेवलपमेंट हो जाती है। जो हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है ना, यहाँ पे जो बच्चा है तो वो एब्स्ट्रैक्ट और लॉजिकल थिंकिंग के बारे में समझता है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे आईक्यू टेस्ट के बारे में पूछेंगे। आईक्यू टेस्ट के रिगार्डिंग आपके पास हर साल क्वेश्चन आते हैं, कई बार आपसे फार्मूला पूछा जाता है, कई बार आपको आईक्यू निकालने को बोला जाता है, या कुछ भी आपको क्वेश्चंस में दिया जाता है फार्मूला के रिगार्डिंग आपको निकालने के लिए। तो यहाँ पे हमारे से पूछा ही गया था क्वेश्चन नंबर 21 में, अ चाइल्ड ऑफ 16 ईयर्स स्कोर 75 इन आईक्यू टेस्ट, हिज मेंटल एज विल बी डैश ईयर। क्या एक बच्चा है जिसकी आयु कितनी है, 16 वर्ष है। बच्चे की जो आयु है वो हमारे को दे रखी है 16 वर्ष, और जिसकी बुद्धि लब्धि बोले आईक्यू है वो है हमारे पास 75। और निकालने को क्या बोला है हमारे पास, यहाँ पे मेंटल एज निकालने को बोली है। तो इसको हम एक फार्मूले के थ्रू समझेंगे। तो आइए वीडियो में समझते हैं। तो हमारे पास एक फार्मूला है, वो है आईक्यू टेस्ट निकालने का। जो आईक्यू टेस्ट कैसे निकलता है, आईक्यू टेस्ट निकलता है हमारा आईक्यू इक्वल टू MA अपॉन CA इंटू 100। MA क्या है हमारा मेंटल एज और CA हमारा क्रॉनिकल एज। अब देखो जो हमारे को क्वेश्चन में पूछा गया निकालने को, वो पूछा गया है हमारे पास मेंटल एज, बच्चे की क्या निकालनी है हमारे को, मेंटल एज कितनी है। तो IQ हमारे पास दे रखा है 75। कई बार आपको IQ निकालने को बोलते तो MA दे रखा होता है, तो मेंटल एज दे रखी होती है, पर यहाँ पे हमारे को मेंटल एज निकालनी है। तो हमारे IQ दे रखा है कितना, 75 इक्वल टू MA बोले तो मेंटल एज हमारे को निकालनी है, तो ये हम MA लिखेंगे अपॉन 16 जो क्रॉनिकल एज थी वो हमारे को दे रखी थी 16 बच्चे की जो क्रॉनिकल एज है इंटू 100। अब हम MA को अरे ला लेंगे और 75 इंटू 16 अपॉन 100 हो जाएगा। जब हम 75 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बनता है 1200 अपॉन 100। तो डिवाइड करने पे 0 से 0 कैंसिल हो गए, तो हमारे पास बच के नॉर्मली 12। तो जो हमारे पास आंसर आया है वो है 12। इसका मतलब जो एक बच्चे की मेंटल एज है यहाँ पे वो हमारे पास 12 वर्ष है, और जो उसकी क्रॉनिकल एज है वो है उसकी 16 वर्ष। तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 का सही ऑप्शन आया है वो ऑप्शन नंबर सी 12 ईयर। तो बच्चे की मेंटल एज है हमारे पास 12 ईयर्स। अब बात करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। ये हमारा CCE से आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास CCE। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेल्युएशन कम्स इन द कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। आखिर कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन के अंदर कौन सी चीज़ आती है हमारे पास, जो नीचे दिए हुए फॉलोइंग में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास दिया हुआ ओनली फॉर्मेटिव असेसमेंट, सिर्फ फॉर्मेटिव असेसमेंट से आती है। बी है हमारे पास दिया हुआ ओनली सुमेटिव असेसमेंट, क्या सिर्फ सुमेटिव असेसमेंट से आती है। सी है हमारे पास नाइदर फॉर्मेटिव असेसमेंट नॉर सुमेटिव असेसमेंट, ना ही फॉर्मेटिव असेसमेंट आती है ना ही सुमेटिव असेसमेंट आती है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में फॉर्मेटिव और सुमेटिव असेसमेंट ना हो, ये बिल्कुल भी नहीं है। और डी है हमारे पास दिया हुआ बोथ फॉर्मेटिव एंड सुमेटिव असेसमेंट, तो ये हमारा सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के अंदर दोनों चीज़ें आती है, वो चाहे हमारी फॉर्मेटिव असेसमेंट्स हो चाहे सुमेटिव असेसमेंट्स हो। तो नेक्स्ट बात करते हैं अब हम ट्रेड्स ऑफ गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर, जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं आखिर उनके किस प्रकार के गुण होते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी आपका ऐसा नहीं है कि जो बाहर से आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन भी आपके पास HP टेट में बहुत बार पूछा जाता है। और साथ ही साथ जो ये क्वेश्चन है आपका, ये आपके पास सेकेंड ईयर में है, गिफ्टेड स्टूडेंट्स के बारे में वहाँ पे बात हुई हुई है, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं आखिर वो किस प्रकार के होते हैं। ए हमारे पास दिया हुआ यूज़ मोर कॉमन सेंसेस, जो उनकी सामान्य बुद्धि का वो अधिक प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो गिफ्टेड हो गए, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, जो बुद्धिमान बच्चे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा अपनी जो है सामान्य बुद्धि का यूज़ करते हैं। बी ए हमारे पास बिलीव इन अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट मैटर, हाँ जी, वो विषय वस्तु को भी समझने की क्षमता रखते हैं, वो अच्छे से किसी भी चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं,
ठीक है, ये भी ठीक बात है। सी हमारे पास दिया हुआ है हैव टेंडेंसी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, वो हमारा जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है उसके बारे में भी जानते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उनकी हाई लेवल की होती है, ये भी सही बात है। और डी हमारे पास ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल सही। ये जितने भी हमारे पास ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन दिए गए हैं ये सब के सब गिफ्टेड स्टूडेंट की एक विशेषताएं है, उनके गुण है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 24 की, जो हमारे से पूछा गया है यहाँ पे, वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समाजीकरण से आपके पास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ए है कंप्यूटर, बी है आपके पास पॉलिटिकल पार्टीज, सी है हेरिडिटी और डी है फैमिली। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी फैमिली। जो फैमिली है वो हमारी प्राइमरी एजेंसी है हमारे सोशलाइजेशन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 हमारे से पूछा गया है अ टीचर मेक यूज़ ऑफ वैरायटी ऑफ टास्क टू कैटर टू द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल ऑफ हर लर्नर्स, शी इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय। एक अध्यापिका है जो कि बहुत सारी वैरायटी ऑफ टास्क का यूज़ करती है अपने लर्निंग स्टाइल को डिफरेंट बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए, जिससे कि बच्चे आसानी से सब चीज़ को सीख सकें। तो वो किसके द्वारा इन्फ्लुएंस की गई है, किसके द्वारा वो प्रभावित हुई हुई है। ए है हमारे पास दिया हुआ गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, बी है कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, और सी है हमारे पास दिया हुआ वाइगॉस्की सोशल कल्चर थ्योरी, और डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के द्वारा ही वो प्रभावित हुई, जिसके कारण वो बच्चों को अलग अलग तरह से बच्चों को पढ़ा रही है। जो उनका पढ़ने का स्टाइल है वो अलग अलग तरीके का है, मेथड्स का यूज़ कर रही है। तो इसलिए यहाँ पे सही ऑप्शन क्या है हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 हमारे से पूछा गया है ऑन विच डेवलपमेंट इज जीन पियाजे थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट बेस्ड। तो जो हमारे जीन पियाजे थे ना, उन्होंने क्या बालक का विकास का सिद्धांत किस विकास पर आधारित है। आखिर उन्होंने किसके ऊपर जो हमारे को थ्योरी दी थी, ये बात मैंने इससे पहले भी आपको कही थी। ए है सोशल डेवलपमेंट, बी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सी है हमारे पास दी हुई बायोलॉजिकल डेवलपमेंट, और डी है ऑल ऑफ द अबव। तो देखो पियाजे ने जो कार्य किया था वो इंसान के संज्ञानात्मक विकास के ऊपर किया था, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 27 जो हमारे से पूछा गया है, वो है डेवलपमेंट इज अ डैश प्रोसेस। तो डेवलपमेंट और ग्रोथ भी एक ऐसा टॉपिक है आपके पास जिसके रिगार्डिंग आपके पास क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं इसके पास आपके पास। डेवलपमेंट किस प्रकार का एक प्रोसेस है, लिमिटेड नहीं है, और बी था हमारे पास कॉन्टिन्यूस, और सी है हमारे पास पॉजिटिव, और डी है जनरल। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी कॉन्टिन्यूस। जो डेवलपमेंट है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, वो हमेशा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ऐसी नहीं कि जो रुक जाएगी। जो ग्रोथ है वो कुछ समय के बाद आपकी रुक सकती है। बच्चे की जो हाइट होगी, देखो ग्रोथ होती है, ग्रोथ के अंडर आती है जो हाइट वगैरह होती है, तो थोड़े समय के बाद रुक जाती है। पर जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो निरंतर प्रक्रिया, वो चलते रहेगा। इसीलिए यहाँ पे सही ऑप्शन है हमारा बी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 हमारे से पूछा गया था टू राइट डाउन द बिहेवियर दैट हैपन ऑन द स्पॉट इज दैट ऑर्डर इज कॉल्ड। मौके पर ही कोई घटना को हम किसी व्यवहार को उसी क्रम पे लिख रहे हैं तो उसको क्या कहलाएगा। ए है हमारे पास दिया हुआ रिफ्लेक्टिव जनरल्स, बी है हमारे पास दिया हुआ ऑब्जर्वेशन, सी है हमारे पास नरेटिव्स, और डी है हमारे पास एक्सपेरिमेंट। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी नरेटिव्स। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 हमारे से पूछे गए यहाँ पे एक्सपेरिमेंट इज़ अ मेथड ऑफ टेस्टिंग। आखिर जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो किस चीज़ की टेस्टिंग होती है। क्या रिजल्ट, ए हमारे पास दिया हुआ रिजल्ट, क्या रिजल्ट की टेस्टिंग होती है। बी है हमारे पास दिया हाइपोथेसिस, क्या हाइपोथेसिस की टेस्टिंग होती है। सी है एनालिसिस, क्या एनालिसिस की टेस्टिंग होती है। डी है हमारे पास सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट की टेस्टिंग होती है। तो जो एक्सपेरिमेंट जो मेथड है जब हमारी उसमें टेस्टिंग होती है तो हमारी हाइपोथेसिस की होती है, परिकल्पनाओं की होती है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हाइपोथेसिस।
तो लास्ट क्वेश्चन जो हमारे से यहाँ पे साइकोलॉजी सेक्शन में पूछा गया है वो है हमारे पास, द लर्नर, द लर्निंग प्रोसेस एंड द लर्निंग सिचुएशन आर द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ। आखिर ये किसके मुख्य पहलू है, लर्नर, लर्निंग प्रोसेस और लर्निंग सिचुएशन? ए हमारे पास दिया हुआ है फिलॉसफी, बी है हमारे पास साइकोलॉजी, सी है हमारे पास मैथमेटिक्स और डी है हमारे पास एजुकेशन साइकोलॉजी। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, एजुकेशन साइकोलॉजी के एस्पेक्ट थे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो आशा है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज की वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कर देना और साथ ही साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।